नमस्ते। तो लेट्स कंटिन्यू जहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में छोड़ा हुआ है वहां से अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। मैंने आपको समझा दिया था कि इसमें एक एसी कंपोनेंट है और एक डीसी कंपोनेंट है, तो हम इसकी आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं एक साइकिल में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये वैल्यूज क्या आएगी। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है अपने पास? यस, सो फॉर्मूला ऑफ एवरेज is this simple: E average is equal to, what do you write, integral E dt over one time period 0 to t divided by time period t। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे अपन। तो ये आ जाएगा अपने पास v नॉट प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, डी टी ओवर 0 टू टी डिवाइडेड बाई टी। सो फर्स्ट टर्म वी नॉट आउट, उसका इंटीग्रेशन आएगा, फर्स्ट टर्म डी टी बनेगा, है ना, वी नॉट डी टी, वी नॉट आउट डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी प्लस ई नॉट आउट, ये इंटीग्रेशन बनेगा 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी होल डिवाइडेड बाई टी। अब आप समझ सकते हैं कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि साइन ओमेगा टी का 0 से टी में जो इंटीग्रेशन आता है वो 0 आता है, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एवरेज बनेगा ई एवरेज, इट इज सिंपली वी नॉट। ठीक है, समझ भी सकते थे क्योंकि एसी कंपोनेंट का जो एवरेज है वो 0 आ जाएगा इन वन साइकिल और ये वी नॉट ही रहने वाला है। आरएमएस, आरएमएस, तो आरएमएस का फॉर्मूला है ये स्क्वायर 0 से टी ई स्क्वायर डी टी बाई टी, दिस इज द फॉर्मूला। तो ई आर एम एस विल बी इक्वल टू, पुट करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0 से टी, इसका होल स्क्वायर आएगा वी नॉट प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। और इसे फाइनली अपन फिर याद कर लेंगे ताकि हर बार ये इंटीग्रेशन ना करना पड़े। तो अपने एक रिजल्ट कौन सा याद किया कि साइनोसॉइडल एसी का आरएमएस वोल्टेज, उसका पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई √2 आता है इन वन टाइम पीरियड और एवरेज 0 आता है। ये नंबर अपन ने याद किए हुए हैं। तो चलिए इसे एक्सपेंड कर देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टू वी नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय टी, साथ में इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी। ओके, लेट अस फाइंड आउट हाउ मच इट विल बी। So it becomes CRMS is equal to, फर्स्ट टर्म है आपका वी नॉट स्क्वायर, तो उसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास वी नॉट स्क्वायर टी, प्लस सेकेंड टर्म है आपके पास ई नॉट स्क्वायर, सो आई टेक ई नॉट स्क्वायर आउट, इंटीग्रेशन बनेगा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, प्लस तीसरा टर्म जो है उसमें से कौन कौन बाहर आएगा? उसमें से आपका 2 बाहर आएगा, वी नॉट बाहर आएगा, ई नॉट बाहर आएगा और इंटीग्रेशन बनेगा साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, 0 से टी होल थिंग डिवाइडेड बाय टी विथ स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। ये इंटीग्रेशन मैं अभी अभी करवाया हूं आपको, फर्स्ट पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। यस, तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो t/2, ये इंटीग्रेशन भी हम कर चुके हैं। इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो 0। तो लेट अस पुट दीज वैल्यूज हियर। अब बार बार हम इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज, वी गेट दिस वी नॉट स्क्वायर टी प्लस ई नॉट स्क्वायर into t/2 whole divided by t। so t कैंसिल आउट, कॉमन ले लेंगे अपन। तो अपने पास जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ई आर एम एस, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट बाई √2 का स्क्वायर। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं बिकॉज ई नॉट बाई √2 क्या था? आर एम एस था एसी वाला। ठीक है,
तो जब भी कोई कंपोनेंट मुझे कैसा देखे, डीसी प्लस साइनोसॉइडल एसी, तो इसका आरएमएस, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, और जेई ऑल्सो, अगर आप फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपके लिए बन जाएगा, along with this expression you have to remember this is DC part है ना, and this is AC part, so it is DC part का square plus RMS of AC square, so this will be your overall RMS. कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मान लो मैं आपको दे देता 3 + 4 साइन ओमेगा टी, इसका आरएमएस बताइए, तो आप लिखते 3² + 4² का स्क्वायर रूट, तो आपका सीधा आंसर आ जाता 5. सो दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ओके, वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, so next question on RMS. इसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. मान लीजिए मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, वोल्टेज वर्सेस टाइम, एंड दिस ग्राफ इज लाइक दिस. ठीक है, these are parallel lines. ठीक है, इस तरीके से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, these are parallel lines. 0, ये नंबर आपको V0 माइनस V0, ये T/2, दिस इज T, 3T/2, 2T, and so on. Find first part V average over हाफ साइकिल. ठीक है, हाफ साइकिल मतलब 0 to T/2. ठीक है, दूसरा V एवरेज ओवर 1 साइकिल मीन्स 1 टाइम पीरियड, है ना. अच्छा, अगर कोई बोलता है भाई T से 3T/2 बताओ या T से 2T बताओ, तो इट विल बी सेम एज 0 to T/2 एंड 0 to T, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं वो. ठीक है, तीसरा VRMS ओवर 1 साइकिल, सेम 0 to T. ये ना भी लिखूं तो भी आप समझ सकते हैं. चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे. तो ये साइनोसॉइडल एसी तो नहीं है, पर एसी तो है ना, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज रखता है, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव रखता है, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, एंड सो ऑन. ओके, सो हाउ विल सॉल्व दिस? सिंपल, आप बेसिक्स ध्यान रखें तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. तो V एवरेज किसी भी इंटरवल में आपको निकालना हो तो क्या होता है, सपोज T1 से T2 में निकालना हो तो V dt डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, दिस इज द फॉर्मूला. एंड RMS निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज V RMS, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, इंटीग्रल T1 से T2 V स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. तो आज काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं बेस्ड ऑन दिस RMS एंड एवरेज वैल्यूज, तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे करने वाले. ठीक है, तो जहां तक एवरेज का सवाल है, तो ये जो टर्म है वो सिंपली क्या बताता है, आपका एरिया इनक्लोज्ड बाय VT ग्राफ फ्रॉम T1 टू T2. आप ऑलरेडी समझते हैं इस बात को. ठीक है, तो आप इंटीग्रेट ना भी करें, डायरेक्ट एरिया से भी जा सकते हैं. सो चलिए फर्स्ट पार्ट मैं डायरेक्ट एरिया से ही जा रहा हूं. V एवरेज ओवर हाफ साइकिल क्या आएगा? It will be this area from 0 to T/2. How much is this area? It's a triangle, you can calculate. So half of base is T/2, height is V0, and divide भी आप उसी interval से करेंगे T/2, so it comes out to be V0/2. Answer of first part, average over
हाफ साइकिल, दूसरा एवरेज ओवर वन साइकिल, वो भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, एवरेज ओवर वन साइकिल, तो उसमें ये एरिया और इंक्लूड हो जाएगा, यू कैन चेक दिस एरियाज आर इक्वल, बट एक ऊपर एनक्लोज हो रहा है, एक नीचे एनक्लोज हो रहा है, सो यू विल राइट इट इज हाफ ऑफ टी बाई टू वी नॉट, इट इज एरिया जो कि ऊपर एनक्लोज हो रहा है प्लस दूसरा एरिया नीचे एनक्लोज हो रहा है divided by total time, but this will be 0. Now the third part, RMS. So for RMS you need to square. अब ये फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है या सेम है वो हमें चेक करना पड़ेगा. So VRMS is equal to square root. तो 0 से t by 2 तक एक फंक्शन हमें दिख रहा है, फिर एक फंक्शन हमें दिख रहा है कहां से कहां तक, इट इज फ्रॉम t by 2 to t. So तो 0 से लेके t by 2 तक जो फंक्शन है वो कौन सा है आपके पास, जरा देखो इसकी स्लोप कितनी आएगी, v नॉट है ना, डिवाइडेड बाय इसकी जो स्लोप निकल के आ रही है अपने पास वो निकल के आ रही है v नॉट डिवाइडेड बाय t by 2. तो मैं v नॉट को डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, सो v नॉट इज इक्वल टू स्लोप आ गई मेरे पास 2v नॉट बाई t, आप समझ रहे, स्लोप tan थीटा, दिस डिवाइडेड बाय दिस into t, this is going from t by 0 to t by 2, 0 to t by 2. Acha, what about this line? So this has the same slope but it has some value of intercept. Okay, so इसकी slope तो यही है 2v naught by t into t, ठीक है, but it has some negative intercept. अब उसका negative intercept आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप extend करेंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस c से जा रहा हूं मैं, ठीक है, आप 2 पॉइंट फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सो इफ आई एक्सटेंड दिस, ठीक है, सो व्हाट विल आई गेट, यू कैन जस्ट लुक इनटू दिस बिगर ट्राइंगल हियर, है ना, ये t है, ओके, एंगल वही है थीटा, सेम टू सेम, या फिर ये ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं और इनकी हेल्प से मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है. तो सपोज ये वैल्यू मेरे लिए L है, तो मैं क्या लिखूंगा, L डिवाइडेड बाई टी मस्ट बी इक्वल टू, इसके लिए वैल्यू कितनी है, V नॉट डिवाइडेड बाय टी बाई टू. तो इस हिसाब से मेरे लिए जो L है वो 2V नॉट आ जा रहा है, मीन्स दिस वैल्यू इज माइनस 2V नॉट. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो इसका y इंटरसेप्ट आ गया, so it is minus 2v naught and this is the function which is from t by 2 to t. हमें ये क्यों लिखना पड़ा यहाँ पे, बिकॉज हमें इसका स्क्वायर करना है और फिर सॉल्व करना है, तो मुझे ये स्प्लिट करना ही पड़ेगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो मैंने दो इक्वेशंस लिखी है, एक इस लाइन की इक्वेशन लिखी है और एक इस लाइन की इक्वेशन लिखी है, फ्रॉम हियर टू हियर दिस वन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिखी है. तो क्या मिलेगा मुझे, जरा देखो, पहला इंटीग्रेशन स्प्लिट होगा 0 से लेके t बाई 2 में, और वहां पे मुझे मिलेगा 2v नॉट बाई टी इंटू टी का स्क्वायर dt प्लस t बाई 2 टू t, और वहां मिलेगा मुझे 2v नॉट बाई टी इंटू टी माइनस 2v नॉट का स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t. ठीक है, आप ये इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं करके बता दे रहा हूं कैसे आएगा, बट इतना कोई टफ इंटीग्रेशन ये है नहीं. फर्स्ट टर्म स्क्वायर बनेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड टर्म भी आप सीधा f ऑफ ax प्लस b वाले रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए क्या मिलता है हमें. सो VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, तो पहला टर्म क्या है आपके पास, फोर वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, 4v नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2, सॉरी टी स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी जगह इंटीग्रेट होके मिलेगा मुझे टी क्यूब बाई 3, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से t बाई 2 प्लस इस टर्म को आप समझिए, है ना,
ये भी सीधा ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए का रोल 2v/t प्ले कर रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास t/2v0 यानी 1/a इंटू इसका स्क्वायर है तो क्यूब/3 हो जाएगा ये, इट विल बी 2v0/t इंटू t माइनस 2v0 की पावर 3/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, t/2 टू t, this will continue divided by t. So let's put the numbers and check what we'll have as VRMS. It is equal to 4 V0 square divided by, ये by 3 है तो 3t square, पहला टर्म मिलेगा मुझे t³/8 माइनस 0, ठीक है। दूसरा टर्म चेक करते हैं, तो यहाँ से ये 3 बाहर निकाल लेते हैं, सो इट विल बिकम t/6v0। t पुट करता है t की जगह पे t पुट किया तो देखो t/t कैंसिल हो गया, 2v0 माइनस 2v0, तो ये तो बन गया 0 का क्यूब, माइनस t की जगह पे t/2 पुट करते हैं, तो t की जगह पे t/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, v0 माइनस 2v0 विल बी माइनस v0, सो इट विल बिकम माइनस v0 क्यूब, माइनस v0 cube, okay, whole divided by t, square root of this number. Okay, few more steps, then we'll have your answer. Then you can write t square, this cancels out. So finally आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 4v0 square by 24t प्लस, ये प्लस हो जाएगा, v0 क्यूब से v0 स्क्वायर आ जाएगा, so we'll have t into v0 square by 6 divided by t the square root, so it is also by 6. So first of all t cancels out, so you are having 2v0 square by 6, so I am having square root of v0 square by 3, and my answer of VRMS is v0 by root 3. So, अगर इस टाइप के फंक्शंस आपके पास रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको स्प्लिट करके डिफाइन करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू सॉल्व इट, ओके। तो ये हो गया पहला पार्ट अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। हालांकि इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं था, फिजिक्स बस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फैराडे लॉ कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है, वो मैंने आपको बताया था, बस उतना ही फिजिक्स था। बाकी पूरा का पूरा ये कैसे चल रहा था आपका मैथमेटिकल। अब यहाँ पे मैंने कुछ जनरल फंक्शंस भी आपके साथ डिस्कस किए जिनकी आरएमएस वैल्यूज हमने निकाली, बट इसके आगे का जो चैप्टर कंटिन्यू करेगा वो करेगा किसके साथ, साइनोसॉइडल एसी सोर्स के साथ। तो वापस याद दिला दूं आपको, साइनोसॉइडल एसी सोर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। So in sinusoidal AC, we are going to remember this E equal to E naught sine omega t plus delta. This is the general representation of sinusoidal AC. ठीक है। दूसरा ERMS डिफॉल्ट रहेगा 1 साइकिल के ऊपर ही। अच्छा 2 साइकिल के ऊपर निकालोगे तो भी E naught by root 2 ही आएगा, E naught by root 2, ठीक है। E एवरेज 0। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है फॉर साइनसॉइडल एसी, और इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एसी सोर्स का जो सिंबल है वो ये है, राइट। वेल नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, एसी सोर्स के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, और एसी सोर्स के साथ एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एक डीसी सोर्स यानी सिंपल बैटरी एंड रेजिस्टेंस वो कैसा बिहेव करता है, देन ए बैटरी एंड कैपेसिटर वो कैसे बिहेव करता है। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। तो अभी अपन ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ इसे डिस्कस करने वाले हैं। सो
हेडिंग बना लीजिए, प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। ठीक है, वन बाय वन। सो फर्स्ट इज प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। मतलब क्या है इसका कि एक रेजिस्टेंस, only resistance connected to an AC source. This is okay. अब इसका EMF आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज E which will be equal to E naught sin omega t plus delta, this you already know. किसी भी टाइम पे इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। सो यहां पे दो चीजों की अपन बात क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एंड आरएमएस। ठीक है, दोनों में समझना है। लोग जो यहाँ पे गलती करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, वो इन दोनों चीजों में ही रहता है कि क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है या फिर आरएमएस पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज फॉलोज किरचॉफ्स लॉस। ठीक है, ये आप पहले ही नोट लिख लें यहाँ पे कि इन एसी सर्किट्स इंस्टेंटेनियस वोल्टेज करंट दे फॉलो किरचॉफ्स लॉ। आरएमएस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद निकल के आता है, तो वो किरचॉफ्स लॉ फॉलो नहीं करता है। मींस ओवरऑल समेशन ऑफ आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस सोर्स अक्रॉस एलिमेंट, उनका समेशन जीरो नहीं आ सकता है सर्किट में, ऐसा भी हो सकता है। जबकि इंस्टेंटेनियस का एक लूप में ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप जीरो ही आएगा। तो पहले इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो एट t इक्वल टू t लेट करंट in circuit is I. So we are talking about instantaneous values. They'll follow Kirchhoff's law. So I am going to write with Kirchhoff's law. किसी भी टाइम में मैंने मान लिया फिलहाल करंट इस तरीके से जा रहा है, मेरा डायग्राम आप देख सकते हैं, तो फिर ये हाई और ये लो। ठीक है, तो ये जो भी बनेगा इट विल टेक केयर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल जो करंट का सेंस मैंने लिखा है उस हिसाब से ये हाई बन रहा है, ये लो बन रहा है। ठीक है, दूसरे इंटरवल में ये हाई ये लो बन जाएगा, वो साइन फंक्शन ध्यान रख लेगा। तो केवीएल मैं लगाने जा रहा हूँ एट दिस इंस्टेंट, जब मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। सो दिस इज एट टी इक्वल टू टी ओनली। क्या बनेगा केवीएल आपका, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट किया मैंने, सो इट विल बी माइनस ऑफ आई आर, है ना, और माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस ऑफ ई equal to 0. So here E equals to IR. So it is still valid. Okay. रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से करंट भी चेंज होगा, बट E इक्वल टू IR यहाँ पे निकल के आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E क्या है अपने पास, या फिर I क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, E by R. दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, E इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। सो I इज इक्वल टू E नॉट बाय R साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा, सिंपल। Means let's write them side by side. This is your voltage which you applied across the resistor, है ना। resistor के across voltage आपने कितना अप्लाई किया, E naught sin omega t plus delta, and how much is the current flowing in the resistor as function of time, E naught by R sin omega t plus delta। ये जो E naught by R टर्म है इसे अपन I naught बोल सकते हैं, it can be written as peak current in purely resistive। So this can be modified to this I naught sin omega t plus delta when E is E naught sin omega t plus delta. Now few things you have to understand. EMF में sin omega t plus delta का टर्म है, तो करंट में भी सेम sin omega t plus delta का टर्म है। ठीक है, बस पीक वैल्यू डिफर कर रही है, E नॉट की बजाय क्या हो जा रही है, E नॉट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये नोट भी कर ले कि पीक करंट here peak current I naught is called peak current is equal to peak voltage divided by resistance। कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now let us draw the variation of them। तो मैं पहले वोल्टेज का वेरिएशन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। So this is time, this is voltage। So voltage का वेरिएशन अब डिपेंड करता है डेल्टा कितना है, तो चलो डेल्टा जीरो के लिए ड्रॉ कर दूं क्योंकि दोनों में सेम डेल्टा आने वाला है। So I'm drawing for delta equal to 0 both the curves। delta equal to 0 के लिए साइन फंक्शन जाएगा सिंपल सा। ठीक है, तो इट इज 0 t by 2
and t. Here you are getting E naught and here you are getting minus E naught. What about current? So current is also following the same here, है ना? तो जो करंट आ रहा है वो इसके जस्ट नीचे बना देता हूं मैं, स्केल यही रखने वाला है. सो इट इज I T ठीक है. सो बस फर्क ये है कि ये नंबर I नॉट हो जाएगा, इट विल बी E नॉट बाय R लेस देन E नॉट. ठीक है. तो वन थिंग वी कैन अंडरस्टैंड इज, जब वोल्टेज जीरो है करंट जीरो है. जब वोल्टेज अपना पॉजिटिव पीक पे है, करंट अपने पॉजिटिव पीक पे है. वोल्टेज वापस से जीरो है, करंट वापस से जीरो है. वोल्टेज नेगेटिव पीक पे, ये कोई मिनिमम वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना, ये भी ई नॉट जैसा ही है, बस पोलैरिटी रिवर्स है. जो अपने नेगेटिव पीक पे है, दिस इज ऑल्सो एट इट्स नेगेटिव पीक. जीरो है, जीरो है. मींस जिस पैटर्न में वोल्टेज चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसी पैटर्न में उसका करंट चेंज हो रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि हियर करंट इज इन फेज ऑफ वोल्टेज, और यू से वोल्टेज इज इन फेज ऑफ करंट. दोनों ही बातें अपन बोल सकते हैं यहाँ पे. तो ये नोट कर लीजिए और यहाँ पे लाइन लिख लीजिए. इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, current and voltage are in same phase. Current and voltage are in same phase. ठीक है. अब अपन देखने वाले हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एंड उसके बाद देखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट. ठीक है. So let us understand purely capacitive circuit. Purely capacitive circuit. ठीक है. मीन्स a single capacitor, no resistance, with AC source. अच्छा, इनको साइड बाई साइड डीसी से कंपेयर भी करते जाता है ताकि आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा. जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डीसी में कैसे बिहेव करता था. मैंने कोई वोल्टेज ई लगाया, यहां पे कुछ करंट आई फ्लो होता था, तो आई जो आता था ई बाय आर आता था. ये यहाँ पे आपका एसी सोर्स, और इसमें भी करंट किसी टाइम पे इस तरीके से आ रहा है ई बाय आर. ये कोई भी टी इक्वल टू टी पे है, पर ये हमेशा इस तरीके से आता है. मतलब अगर मैं यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम ड्रॉ करूं तो वो हमेशा क्या रहता था, जैसे आपने की ऑन की, करंट अपनी एक वैल्यू पे पहुंच जाता था ई बाय आर, है ना, फॉर डीसी. और एसी के लिए ये वोल्टेज के जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है. वोल्टेज अगर साइनोसॉइडल मैंने लिया है, मतलब मैंने ई को यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया इस ग्राफ के हिसाब से, तो मेरा जो करंट है वो इस तरीके से जा रहा है. ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ डीसी एंड एसी. फिक्स करंट इन ए रेजिस्टेंस, फ्लक्चुएटिंग करंट इन ए रेजिस्टेंस. इससे ज्यादा कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है. ओके. नाउ कैपेसिटर में क्या डिफरेंस आएगा वो अपन अभी समझते हैं.
वेल किसी भी टाइम पे मान लीजिए एट एनी टाइम वोल्टेज इज गिवन बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। आप डेल्टा को जीरो भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कैपेसिटर है सी। किसी भी टाइम पे मैंने मान लिया इसके पास Q एंड माइनस Q चार्जेस हैं, किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पे। सर्किट में कुछ करंट भी हो सकता है डेफिनेटली। मान लिया मैंने ये करंट है, तो इस हिसाब से मैंने क्या लगा दिया, KVR एट t इक्वल टू टी, चार्ज ऑन कैपेसिटर is Q and current in circuit is I. ठीक है, then what you will write, you can write here the KVL at this instant. अब करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो फिलहाल ये लो रहेगा, ये हाई रहेगा, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट मी राइट फ्रॉम हियर। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर KVL एट t इक्वल टू टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा आपके पास, Q बाई सी विद द माइनस, है ना, हाई टू लो जा रहा हूँ। वंस अगेन यहाँ पे मैं लो टू हाई जा रहा हूँ, so it will be plus equal to 0. So what I am getting, Q is equal to CE. E आपके पास है, तो it is coming CE naught sine of omega t plus delta. So one thing you can understand here, capacitor is not going to get fully charged like DC की ये प्लेट पे पॉजिटिव 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 आता जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ टाइम इंटरवल के लिए एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, मैक्सिमम पॉजिटिव सी नॉट आ सकता है, तो फिर अगले इंटरवल में वही प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर सिंपली फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, करंट की बात करें तो करंट होगा dq बाई dt। सो लेट इज डिफरेंशिएट दिस। तो करंट आ जाएगा मेरे पास c e नॉट cos of omega t plus delta. So I will be equal to C E naught. I'm sorry. एक डिफरेंशिएशन में किसका टर्म भी आएगा, ओमेगा का भी आएगा। सो इट विल बी ओमेगा C E naught cos of omega t plus delta। अब इसे साइन के जैसे ही लिख लेते हैं ताकि फेज डिफरेंस हमें समझ में आ सके। फेजेस की बात कर रहे हैं अपन, तो I को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, I इज इक्वल टू E naught divided by 1 by omega c. I'll explain why I'm writing 1 by omega c. Sine of omega t plus delta plus pi by 2. You can check sine 90 plus theta or theta plus 90 is cos theta. So it is same thing here. Now here 1 by omega c को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल विच इज कॉल्ड एक्स सी। एक्स का जो नाम है यहाँ पे वी कॉल इट रिएक्टेंस। एक्स का जो नाम है वो क्या है, रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ये रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस क्या है अभी बात करेंगे अपन। तो आई का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है आपके पास ई नॉट बाय एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस पाई बाई 2। यस, अब ई नॉट बाय एक्स ये जो टर्म है दिस इज योर पीक करंट, जिसे आप आई नॉट लिख सकते हो। तो करंट फाइनली आई एम गेटिंग आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस पाई बाई 2, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्स सी एंड एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। ओके, मैं इसकी बात करूंगा अभी, पर फिलहाल ये नंबर्स आप लोग लिख सकते हैं, उसे आप ध्यान भी रख सकते हैं। हाँ, करंट का ये फॉर्मूला कब आ रहा है, व्हेन, ये नहीं भूलना है कि अभी वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है वो कितना है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। So when voltage is this is the current. So you can see one thing here, sin omega t plus delta voltage में आ रहा है और करंट में sin omega t plus delta plus pi by 2 आ रहा है। मीन्स करंट वोल्टेज से फेज में आगे है। फेज तो समझते हैं, साइन फंक्शन के अंदर जो टर्म लिखा होता है उसे फेज बोलते हैं। सो हाउ मच लीड करंट हैज इन फेजेस, पाई बाई 2 रेडियन। यू आर वेल फेमिलियर विद फेज, एसएचएम में बात किया था हमने, फिर हमने वेव्स में बात किया इस फेज का, तो मैं इस पर ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा कि फेज का क्या मीनिंग है।
तो आप देख सकते हैं करंट is leading in phase by how much? Pi by 2 radian here, okay, as compared to the voltage. Okay, all right. तो इसे मिटा दे रहा हूँ so that I can plot graphs and मुझे रिएक्टेंस के बारे में बात भी करनी है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं मैंने जो बॉक्स में बंद किया हुआ है, दिस इज फंक्शन विच इज इंस्टेंटेनियस करंट एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इट विल फॉलो किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि वहीं से डिराइव किया हमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ्स। तो ग्राफ्स वापस से मैं डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए बना रहा हूं। सो फॉर डेल्टा इक्वल टू 0 आई एम प्लॉटिंग। सो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, सेम वोल्टेज फंक्शन विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी, this time, so here this is voltage, this is E naught 0। अब इस बार हमें ये नंबर्स भी लगेंगे तो इनको भी लिख ही देते हैं अपन, T/4, ये 3 T/2, then you have this 3T/4 and then T, okay। इसके करस्पॉन्डिंग करंट का ग्राफ बनाते हैं जस्ट समझने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस। दिस इज करंट, ओके। सो करंट यहाँ पे कॉस फंक्शन को फॉलो कर रहा है। फॉर डेल्टा इक्वल टू 0 इट इज फॉलोइंग कॉस फंक्शन। ओके, सो कॉस कहां से स्टार्ट होगा आपका? कॉस विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स मैक्सिमम, so we'll go like this, then it will become 0 and then it will become maximum here. So this is how it goes, okay। ये आपका वैल्यू आई नॉट है। so एक बात हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि करंट क्यों लीड कर रहा है या वोल्टेज पीछे क्यों है, क्योंकि जहां वोल्टेज 0 है वहां ऑलरेडी करंट मैक्सिमम है। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है वहां करंट 0 हो रहा है। वोल्टेज जहां 0 हो रहा है वहां करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है। जहां वोल्टेज अपोजिट सेंस में मैक्सिमम हो रहा है करंट 0 हो रहा है। जहां वोल्टेज 0 हो रहा है करंट वापस से मैक्सिमम हो जा रहा है। सो हियर करंट इज अहेड इन फेज बाय π/2, और आप बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है इट इज लैगिंग, ओके, पीछे है with respect to the current। तो आप ये बात नोट कर ले यहाँ पे। in purely capacitive circuit current leads voltage by π/2 radian in phase। current leads voltage by π/2 radian in phase, ओके। या फिर उल्टा क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज लैग्स करंट बाय π/2 रेडियन इन फेज, एक ही बात है। अब रिएक्टेंस की बात कर लेते हैं। आप रिएक्टेंस टर्म नीचे लिख लीजिए, लिखिए रिएक्टेंस, इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर इन एसी सर्किट। तो एक कैपेसिटर एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, व्हाई एम आई कॉलिंग इट एज रेजिस्टेंस, बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट यू आर हैविंग द करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ही आएगा, है ना। डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन में ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसा है ना। और किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है ये XC, द रिएक्टेंस पर से रेजिस्टेंस बोलते नहीं है, बोलते क्या रिएक्टेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या रहने वाली है, ओम। रिएक्टेंस की यूनिट भी क्या रहेगी, ओम, बिकॉज इट इज एज गुड एज ए रेजिस्टेंस, ओके। सो आप देख सकते हैं XC जितना बड़ा रहेगा पीक करंट उतना कम रहेगा, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। किस किस पे डिपेंड कर रहा है ये, ओमेगा C पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो लेट्स टॉक। तो रिएक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस के जैसा है, इसकी SI यूनिट ओम है। कभी कभार सीधा सीधा एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है,
So take care of this. Now एक बात समझने की कोशिश करिए, जो I नॉट है इट इज E नॉट बाय एक्स सी एंड एक्स सी इज 1 बाय ओमेगा सी. तो अगर मैं प्लॉट करूं, say if I want to plot xc with omega, means resistance offered by capacitance in AC circuits with omega. What is omega? Omega is the angular frequency, or you say the omega is the angular velocity at which that loop is rotated. Yes. So how xc is changing with omega? It is hyperbolic function. When omega is 0, xc is tending to infinite. When omega is 0, xc is tending to infinite. Yes. And when omega tends to infinite, xc is tending to 0. So it's simply a hyperbola. Well, it has a message to tell. ऐसा AC वोल्टेज जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होने का मतलब है कि वो बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, बहुत स्लोली चेंज हो रहा है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब बहुत धीरे धीरे रोटेट हो रहा है. ठीक है. तो इट इज एज गुड एज AC, आई एम सॉरी, इट इज एज गुड एज DC, क्योंकि DC भी अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता है. तो आप याद भी करिए कि एक DC बैटरी के साथ कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा था. व्हाट वाज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर इन DC सर्किट्स. सो दिस इज कैपेसिटर, बैटरी. एज सून एज यू क्लोज द स्विच, कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड. ओके. एंड देन व्हाट इज करंट इन द सर्किट? 0. है ना. तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट कितना रहता था? 0. जैसे की क्लोज किया, खत्म, चार्ज हो जाता था वो, और करंट 0. इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता था. कौन से सर्किट में? DC सर्किट में, क्योंकि यहां करंट होता ही नहीं था. यस. अगर आप यहां पर रेजिस्टेंस भी लगा दें, फॉर एग्जांपल आपने यहां पे कुछ रेजिस्टेंस भी लगा दिया, से इट इज RC, तो RC में भी क्या होता था, है ना. आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस इन दिस RC सर्किट, कैपेसिटर क्या हो जाता है? फुल्ली चार्ज्ड, और उसके बाद करंट वापस से क्या हो जाता है? 0. सो आपको याद दिलाऊं तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ हियर was like this. और बहुत टाइम नहीं लगता उसे. इन वन टाइम कांस्टेंट ओनली करंट डिक्रीजेस बाय 63%. करंट डिक्रीजेस बाय 63%. यस. और वन टाइम कांस्टेंट होता कितना है? आपको टाइम कांस्टेंट क्या होता है RC सर्किट का? R इंटू C आपका माइक्रोफैराड में रहेगा. रेजिस्टेंस आपने 100 ओम भी ले लिया, तो जरा देखते हैं कि ये कितना आएगा. सपोज मैंने रेजिस्टेंस को 100 ओम ले लिया, या 1000 ओम भी ले लो, चलो. कैपेसिटेंस मैंने 1 माइक्रोफैराड ले लिया, तो व्हाट इज RC टर्म? इट इज 1 मिलीसेकेंड, सॉरी, 1 मिलीसेकेंड. सो दिस इज टाउ. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि RC सर्किट से मैंने स्विच ऑन किया और सिर्फ 1 मिलीसेकेंड के बाद ही करंट कितना हो गया? 63% इससे डिक्रीज कर गया, 0.37. अगले टाइम कांस्टेंट में और उतना हो जाएगा, और उतना हो जाएगा, एंड विद इन 4, 5, 10 टाइम कांस्टेंट्स. 10 टाइम कांस्टेंट मींस हाउ मच? 10 मिलीसेकेंड्स हियर. In 10 milliseconds current will almost become 0. तो आप प्रैक्टिकली आप स्विच ऑन करेंगे और आप देखेंगे कि करंट है ही नहीं. सपोज आपने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया या मीटर लगा दिया, ये फटाफट से बस ऐसे शिफ्ट होगा और वापस किस पे आ जाएगा? ऑलमोस्ट 0 पे. तो अगर मुझे नहीं पता कि ये ओवरऑल यूनिट क्या है, तो मैं क्या ट्रीट करूंगा कि भाई इसका रेजिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है, तभी तो इसमें करंट ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहा है विद इन नो टाइम. यस. तो द पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि DC सर्किट्स के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करता है. आई अगेन रिपीट, DC सर्किट्स में कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करता है. इसीलिए इन द ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर करंट इज 0 इन स्टेडी स्टेट. ओके. अच्छा, यहां पे भी ये यही बता रहा है कि जब आपकी ओमेगा 0 है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. DC का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0. फ्लक्चुएशंस ही नहीं है उसमें. यस. एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 है DC में. तो अगर मैंने किसी AC की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 कर दी, इट इज एज गुड एज AC. मैं बार बार बोल जा रहा हूं ये. अगर मैंने किसी AC की ऑल्टरनेटिंग सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 कर दी, देन इट विल बिकम ए DC सोर्स, डायरेक्ट करंट सोर्स. यस.
सो और वहां पे कैपेसिटर कैसा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इनफाइनाइट। ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टेंस है विच इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कितना हो जा रहा है, इनफाइनाइट। अच्छा, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊं, देन कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट किधर टेंड कर रहा है, जीरो। मतलब एसी करंट को कैपेसिटर अलाउ करता है, कभी नहीं रोकता है, जबकि डीसी को कैपेसिटर रोक देता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एसी प्लस डीसी दोनों कंपोनेंट हैं करंट के और मुझे उसे फिल्टर करना है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, कैपेसिटर यूज कर सकता हूं। कैपेसिटर डीसी वाले पार्ट को फिल्टर कर देगा, पास सिर्फ किसको होने देगा, एसी वाले पार्ट को। ठीक है, ऑलराइट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटर का बिहेवियर डीसी सर्किट में कैसा है और एसी सर्किट में कैसा है। तो एसी सर्किट में कैपेसिटर का कोई स्टेडी स्टेट नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये जीरो करंट फ्लो कराने लगे जैसा कि डीसी में होता है। ठीक है, तो ये लगातार करंट फ्लो होता रहेगा क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है वो लगातार रिवर्स होती रहेगी, नो सैचुरेशन। ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड and you are also able to understand what is the reactance and how reactance changes with omega, that also you are able to understand. कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, यानी एक रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या, जी नहीं। जबकि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर इन एसी सर्किट वो किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। हाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी लो रेजिस्टेंस ऑफर्ड, लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, और जीरो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस डीसी, और वहां पे ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज योर कैपेसिटिव सर्किट। फ्यू पॉइंट्स आई वांट यू टू रिमेंबर इन दिस पार्ट। वन थिंग, हाउ वी आर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर करंट मैंने अभी मिटा दिया, क्या था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस पाई बाई टू। यस, इफ E is this means current is leading the voltage, one thing you have to remember by pi by 2 here. Then I naught is E naught by XC, there it was E naught by R, R की जगह यहाँ XC है, डायमेंशन वही है, और XC का फॉर्मूला क्या है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इट इज रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला है 1 बाई ओमेगा C। क्लियर, परफेक्ट। तो ये बातें हम समझ गए हैं। अगला जो सर्किट आएगा आपका वो होगा प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, लेट मी चेक द टाइम। ओके, लेट्स कीप दिस मच फॉर टुडे। इसके बाद अपन अगले पार्ट में समझेंगे कि व्हाट इज प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। सो थैंक यू।